अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा अब्दुल्ला, फाउंडर ऑफ आर्ट बाग और हम मौजूद हैं आज बहरिया मस्जिद में लाहौर में। मेरे साथ है मोहम्मद अवैस, ही इज़ अ कैलीग्राफर आर्टिस्ट एंड अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। तो आज हम बात करेंगे कैलीग्राफी की, कैलीग्राफिक आर्टिस्ट की, टेक्सटाइल एज अ मटेरियल फॉर कैलीग्राफिक आर्ट्स की, and also because it is the end of Ramzan and we want to talk about the significance of the word of Allah and people who want to preserve the word of Allah in a very beautiful forms, in cultural preservations of it, in beautiful खताती जिसको हम कहते हैं। तो मैं अवैस से इस बारे में पूछना चाहूँगी। आई विल शो यू लेटर अबाउट व्हाट ब्यूटीफुल पीसेस ही क्रिएट्स इन टेक्सटाइल्स एज कैलीग्राफिक आर्ट्स एंड ऑलरेडी कैलीग्राफी आर्ट्स जो इनकी पेंटिंग्स हैं, इनकी खताती है, इट्स ब्यूटीफुल। तो अवैस आप अपने बारे में बताएं कि आपकी कैलीग्राफी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कैलीग्राफी जिसको इस्लामी ख़ताती भी कहा जाता है, अगर हम इसकी तारीख को देखें तो जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने वो कुरान पाक से इसकी एक इंस्पिरेशन ली, या जो विजुअल्स क्रिएट हुए मेरे माइंड में, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो मुस्लिम्स हैं, तो बचपन से ही कुरान पाक की तालीम हम्म, शुरू हो जाती है। तो वो एक जो एक कल्चरल एक सिग्निफिकेंस है मॉस्क की हम्म, और कुरान पाक के साथ हमारा एक बचपन से ही उसके हम्म, विजुअल्स क्रिएट होते हैं माइंड में। तो वो जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं और उसके अंदर हम्म, लफ्ज़ों की बनावट होती है, तो उसको देखते हुए मेरे माइंड के अंदर एक हम्म, विजुअल क्रिएट हुआ कि हम इसके अंदर इस इतना ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हुआ मेरा हम्म, उसके साथ। तो उसके बाद जो कुरान पाक की फ़ॉन्ट है, हम्म, उसको हम सुलस और नसख के अंदर देखते हैं, जो एक खत्ताती का एक टाइप है, एक किस्म है। हम्म, तो वो सबसे पहले तो वो मेरे माइंड के अंदर बना के नसख और सुलस को हम एज ए कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो उसके अंदर जितनी भी हमारी ये बुक्स होती हैं, उसके अंदर उर्दू के जितने भी हमारे स्टोरीज होती हैं, या हम जो असबाक वगैरह पढ़ते हैं, तो वो कैलीग्राफी की एक नस्तालीक टाइप है, जिसको नस्तालीक बोलते हैं। सही। तो उसके अंदर वो फिर नस्तालीक की भी मेरे अंदर हुई कि हम किस तरह से नस्तालीक को कर सकते हैं, और सुलस भी। तो इस तरह से मुझे इंस्पिरेशन मिली, जो सबसे बेसिक इंस्पिरेशन है हम्म, कैलीग्राफी की। तो सही। उसके बाद अच्छा, मैंने सिंस आपका काम देखा हुआ है और अवैस जो है वो शॉल्स के ऊपर कैलीग्राफी करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है अवैस कि वाई शॉल्स, पर्टिकुलरली अ फैब्रिक मीडियम जो इतनी उसमें फ्लूइडिटी है, जैसे आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ शॉल लेकिन इट इज़ अ प्रिंट ऑब्वियसली। ये हैंड पेंट करते हैं शॉल्स को जिसमें सिल्क और गेंजा ये वाले मटेरियल्स एंड आई थिंक इट इज़ प्रिटी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ दीज मटेरियल्स प्रॉपर खताती। तो आपने शॉल्स मटेरियल क्यों चूज किया और व्हाई डू यू थिंक कि ओढ़नी का एक कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में कि वी वेयर समथिंग दैट इज मोर सेक्रेड टू अस, उस तरह से जैसे अजरक को हम एज अ सेक्रेड पीस पहनते हैं, तो आपने शॉल्स को क्यों कंसिडर किया? अगर देखा जाए शॉल्स का कॉन्सेप्ट जो है, वो इस तरह से आया कि जब मैं अपने थीसिस रिसर्च के लिए मुल्तान गया, तो हम्म, वहाँ की जितनी भी श्राइन्स हैं और ये सूफी श्राइन्स हो गए, साइट्स हो गई, तो हम्म, उधर मैंने देखा कि लोगों ने शॉल्स वेयर की हुई हैं। तो हम्म, मेरा इस तरह से कनेक्शन बिल्ड हुआ कि इट मीन्स के शॉल्स, कैलीग्राफी और ये जो श्राइन्स हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो हम्म, इनका कहीं ना कहीं पे कोई गहरा कनेक्शन है, कोई इनका रिश्ता है। हम्म, हम्म, तो फिर इस तरह से मैं, क्योंकि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी पढ़ रहा था, तो क्योंकि मेरा जो एक मैंने चूज़ किया हुआ था कैलीग्राफी को और टेक्सटाइल को, मैंने मर्ज करने वाला एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो जब मैंने वो विजिट साइट्स को विजिट किया मुल्तान जाके, और उनकी जो एक आपने खुद भी बताया कि कल्चरल एक उसकी सिग्निफिकेंस होती है हम्म, और एक कनेक्शन होता है ओढ़नी का, तो फिर मैंने वहाँ से एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट जो मेरा था हम्म, कि मैं उस पे काम कर रहा हूँ, तो फिर वो एक कनेक्शन बिल्ड हुआ। मैंने वहाँ से जाके फिर ये शॉल्स वाला जो है ना, अपना फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड किया। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, आप सिंस इस फील्ड में हैं तो देयर इज ऑलवेज सम इंस्पिरेशन जो आपको उस पॉइंट तक लेकर आती है जहाँ पर आप अभी अपना काम कर रहे हैं। वेस्ट के कैनवसेस हमारे इंस्टीट्यूट में जगह जगह लगे हुए हैं, थैंक यू। बहुत लोग इनका काम खरीदते हैं, बहुत लोग इनकी शॉल्स हमारा एज अ सुवेनियर पीस जाता है टू मेनी कंट्रीज एंड टू ऑल ऑफ द डेलीगेट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट एंड अदरवाइज एज वेल।
तो आपका इसमें इंस्पिरेशन कौन है? Who taught you, who influenced you towards this work? अगर इसकी हम पहले से शुरू से ही अगर बात करें तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो सिक्स क्लास के अंदर मेरे जो क्लास इंचार्ज थे असगर हम्म। सियाल साहब, हम्म। तो उन्होंने एक कंपटीशन करवाया कैलीग्राफी का। तो उसके अंदर मैंने जब लिखा तो उसमें मैं मुझे कोई इनाम ही नहीं मिला, तो मैं वो सही लिख ही नहीं सका। तो तब से मैंने उस जब वो उन्होंने मेरी गलती मार्क की तो हम्म। मैंने वहाँ से एक मेरे अंदर सोच पैदा हुई कि मैं किस तरह से इस चीज़ को दुरुस्त कर सकता हूँ और हम्म। बेहतर कर सकता हूँ अपने आप को। तो मैंने तब से ही वो जो उर्दू के कायदे हैं उसके अंदर मैंने वो इतनी ज़्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग की हम्म। कि वो जब मैं उसको मार्कर से या कलम से मैंने लिखना शुरू किया तो वो लफ्ज़ वैसे बनने लग गए। हम्म। क्योंकि आपकी जब ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होती है और आप उसको उस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो कि किस तरह एक चीज़ बन रही है, हम्म। तो आप उसको फिर हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से जो सबसे पहले है कि वो करना शुरू किया कि जब आप लिखने वाले होते हैं सिक्स हम्म। सेवन्थ क्लास में, तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट जब मैंने देखी इसके अंदर, तो फिर हमारे एक उस्ताद थे शहबाज गौरी उनका नाम था। हम्म। तो उस वक्त आपको पता है पेनाफ्लेक्स का अभी दौर नहीं आया था हम्म। छोटे शहरों में। तो ये पेंटर्स की शॉप और ये इस तरह हम्म। के जो स्टूडियोज थे, तो वो उस वक्त कर रहे थे, वो 3D ड्राइंग भी कर रहे थे, कलरफुल हम्म। ड्राइंग भी कर रहे थे। और उसके साथ साथ कैलीग्राफी तो बेतहाशा उस वक्त थी हम्म। क्योंकि डिजिटल दौर आया नहीं था अभी वहाँ पे। तो वो करते कराते फिर मैं जैसे स्कूल से वापस आता था तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मैंने अपना टाइम दिया, रातों को हम्म। वापस आना घर में और इस तरह से। तो असातिज़ा के साथ जो भी कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वो भी करने चले जाना सारा। हम्म। तो उसके बाद इधर से स्कूलिंग भी चल रही थी, तो जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी कमी मैंने महसूस की क्योंकि फिर वो साइंस की सारी आपको पता एजुकेशन है बहुत ज़्यादा एजुकेशन। हाँ स्ट्रक्चर्ड है। जी। तो उसके साथ साथ लेकिन जैसे ही वो मैं मुझे मौका मिलता था तो मैं वो कैलीग्राफी अपनी करता ही रहता था। हम्म। उस वक्त मेरे पास मीडियम यही मार्कर था और ये जो हमारे पास पेपर होता है हम्म। सिंपल, तो मैंने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हम्म। कैलीग्राफी। So you have found yourself always doing खताती and यस। neat writing और वो या वाला स्टूडेंट जिसकी कॉपी सबसे साफ सुथरी होती है, इज दैट उसमें सो? एक और प्रॉब्लम भी ये थी कि आप जितना अच्छा और साफ लिखते थे हम्म। तो उसमें गलती पकड़ी जाती थी कि इसने यहाँ हाँ। पे ये गलत लिखा है। तो ये भी एक नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे एक था मार्जिन कि ऑफ मिस्टेक कम हो जाता है। हाँ जी। सही। तो अब हम्म। उसके बाद जब मेरे उस्ताद शहबाज जिनके पास मैंने प्रोफेशनली काम किया, हम्म। तो उनकी डेथ के बाद फिर एक और मेरे उस्ताद थे अख्तर तहसीन साहब, जो मेरे उस्ताद के भी किसी हद तक एक शागिर्द रह गए थे हम्म। क्योंकि हम एक ही इलाके से थे, एक ही रीजन से थे। तो अख्तर तहसीन का मैंने जो काम है वो सबसे पहले अखबार के अंदर देखा। तो हम्म। वो लेदर के ऊपर कैलीग्राफी करते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। हम्म। वो लाहौर के अंदर काम कर रहे थे और हम्म। मैं वहाँ यहाँ से कोई 600 किलोमीटर दूर एक गांव में बैठा हुआ था। तो उस वक्त हम्म। मीडियम जो था वो अखबार था या संडे हम्म। मैगजीन आता होता था। तो जब मैंने उनका काम देखा पहले तो मैंने बिलीव नहीं किया कि भाई ये हाथ से भी होता है, क्योंकि उस वक्त बस यही था कि मशीन की प्रिंट वाली चीज़ें हम देख रहे थे हम्म। स्कूल में, क्या कायदे हो गए या मैगजीन जो प्रिंट होते थे। तो पहले तो मैंने बिलीव नहीं किया, मैंने कहा नहीं ये इंसान कहाँ इतनी परफेक्ट ही हम्म। ये कर सकता है। लेकिन फिर जब वो लाहौर से वहाँ पे आए गांव में और उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनका मैंने काम देखा और उनको उस तरह से करते देखा तो मैं हम्म। हैरान रह गया कि वाकई ये इतना खूबसूरती से इंसान कलम के साथ कर जबरदस्त। सकता है काम। हम्म। तो फिर वो अब उधर ही शिफ्ट हो गए अपने गांव में ही कुछ अरसे के हम्म। लिए। तो उनका जो स्टूडियो था वो मेरे घर के बिल्कुल ही पास था। तो उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, अभी भी माशाल्लाह उनके साथ मैं कनेक्ट हूँ। वेरी नाइस। तो वो उस तरह से एक सर्दियों में घर से मैं चाय बना के ले आता था तो वहाँ पे स्टूडियो पे बैठ के वो चाय पीना और इस तरह से सारा वो जो एक माहौल था, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैंने फिर वहाँ पे टाइम दिया और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस इतनी हुई कि वो फिर साथ साथ वेरी नाइस। कैलीग्राफी में माशाल्लाह। करता गया। I am seeing the significance of someone you are inspired of और अवैस के चेहरे पे जो शाइन है जब वो अपने उस्ताद की बात कर रहे हैं, तो that is so beautiful that how people
plays such a vital role in someone's life और उनको बनाने में, उनको शेप करने में। तो आई थिंक उस्तादों की बहुत वैल्यू होती है, और ये एग्जैक्टली। आई कैन सी इट कमिंग फ्रॉम यू, योर वर्क एंड द स्माइल दैट यू हैव ऑन योर फेस राइट नाउ। वैसे अपने कल्चरल जो आपने आर्टिस्ट्री कल्चरली प्रिजर्व की है और कल्चर को लेके जो काम किया है, और साथ फिर आप शॉल्स को भी, क्योंकि शॉल्स भी हमारे कल्चर में एक पार्ट है, तो walk us through the creative process when you're doing all of this. Whenever you are working for canvases and our cultural shawls and then calligraphy as a, just a style. तो इसमें जो आपका प्रोसेस होता है, क्रिएटिव प्रोसेस, सोचना कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे ख्याल आता है कि दिस वुड बी अ कैनवस पीस एंड दिस वुड बी अ शॉल और दिस वुड बी सम बुक मार्क, जैसे मैंने आपका काम देखा। तो आपको कैसे ये माइंड में आइडियाज किस तरह से बिल्ट होते हैं, विजुलाइज कैसे कर रहे होते हैं? अगर हम इसकी विजुअलाइजेशन देखें और इसके अगर हम देखें कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन किस तरह से बिल्ड होता है, तो जब मैं आईएससी में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो 6 से 7 सेमेस्टर में मैंने जब मुल्तान विजिट किया, तो वो शायद कोई एक 3 से 4 साल का गैप था जब मैं सिर्फ लाहौर में ही रह रहा था और इधर ही सारा कुछ। तो जब मैं वहाँ गया, क्योंकि यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली नहीं थी थियोरेटिकली, और किस तरह से एक आर्ट एंड कल्चर आपके अंदर, आप उसके साथ एक बिल्ड हो रहे होते हैं और कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो जब मैंने मुल्तान विजिट किया श्राइन्स, तो यकीन करें जब मैंने वो श्राइन के सामने में पहुंचा, तो वहां जाके मैं एक दफ़ा रुक गया और ऐसे लग रहा था कि मेरे आंसू आ रहे हैं आंखों से। वो एक स्टॉप हो गया मैं वहाँ जाके, उसकी जितना एक साइज है, जिस तरह से उसके अंदर एक काम हुआ हुआ है, मोज़ेक आर्ट हुआ हुआ है, वो जो एक इस्लामिक कलर पैलेट और इस्लामिक पैटर्न, तो वो मैंने कहा ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ श्राइन, तो इस दफ़ा इतना डिफरेंस कैसे है कि वो तो मेरे ऊपर ही हावी हो गया, वो एक पूरा समा बन गया। तो मुल्तान की गर्मी से आप वाकिफ हैं, लेकिन मैं उस गर्मी में कुछ देर वहाँ पे रुका रहा, तपती धूप में मैं उस श्राइन्स को देखता रहा। फिर उसको मैंने अंदर जाके विजिट किया, और वो सारा एक जिस तरह से वहाँ पे एक सूफीज़म का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से ये कनेक्ट होते हैं पीपल इनके साथ। फिर वहाँ पे वो परिंदे और वो कबूतरों का इस तरह से एक झुंड पूरा, वो किस तरह से उनके सर्कुलेट कर रहे हैं और उड़ रहे हैं, और वो एक मेमोरेबल है और रिमार्केबल, वो एक मेरा एक जर्नी था। तो फिर वहाँ से ये है कि मैंने इंस्पिरेशन ली, फिर मैंने ये जब अपना थीसिस किया, सारा काम किया, तो जो शॉल वाला ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम ड्रेसेस के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे जो उस वक्त एक थी कि जो शॉल है वो आपकी सेकंड या थर्ड लेयर होती है बॉडी के ऊपर, तो इसकी एक अपनी इसके ऊपर अगर मैं कुछ तहरीर कर रहा हूँ, तो इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो आपको ढांप रही होती है, और इसका एक साइज होता है जो उसको आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बॉडी पूरी कवर हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको लिया, और इवन मैंने इसके ऊपर कुछ लेदर की वेस्ट जैकेट्स भी बनाई, उसके अंदर भी मैंने मिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया, वो एक जो आपका डिवाइन से एक होता है कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है स्टार्ट में, और उसमें कुछ चीज़ें आपकी ब्लर भी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, आप उस वक्त उस तरह से स्ट्रेट लाइंस और उस तरह से उसको नहीं कर पा रहे होते डिफाइन कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो उसको हम फिर एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू शो करा रहे होते हैं अपने काम को। तो इस तरह से फिर ये मैंने शॉल्स वाला लिया, और उसके बाद कैनवसेस के ऊपर भी मैंने काम किया है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट कैलीग्राफी की टाइप्स को यूज़ किया है, नस्तालीक को और सुलस को ओवरलैपिंग मैंने उसका काम किया हुआ है कि किस तरह से लफ्ज़ों को ओवरलैप करके काम किया जाता है। फिर मैंने उसके अंदर ख़त कूफ़ी के ऊपर भी काम किया हुआ है, और कलर पैलेट मैंने डिफरेंट यूज़ की हुई हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, और अगर आप देखें तो इसके अंदर हम डिफरेंट अभी मैं पैच वर्क जिसको आप बोलते हैं, या आप एप्लीक वर्क बोल लें, या लेयरिंग में काम बोल लें, या सैम्पलिंग का आप कह लें, तो मैं अभी उस स्टेज पे भी हूँ कि मैं किस तरह इन चीज़ों से निकल के फिर एक सिग्नेचर स्टाइल की तरफ जा सकता हूँ। तो अभी एक प्रोसेस और मेकिंग ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। सही। और मटेरियल्स आपके क्या हैं जो आपके मीडियम्स ऑफ पेंटिंग ऑन फैब्रिक्स हैं, देन ऑन कैनवस है?
than other materials as well. तो अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो फैब्रिक में अगर हम जाएं हम्म तो इसके अंदर अगर मैंने कैलिको के ऊपर जो बेसिक फैब्रिक होता है, जब मैंने इसके ऊपर काम किया नहीं तैयार हो रहा था, तो मैंने इसको बेसिक फैब्रिक से स्टार्ट किया। कैलिको के ऊपर मैंने सैम्पलिंग की, देन फिर मैंने कॉटन के ऊपर किया, लेकिन कॉटन के ऊपर भी आप डायरेक्ट हैंड पेंट करते हैं तो उसमें अगर आप गोल्ड यूज़ करते हैं तो उस तरह से उसकी रिफ्लेक्शन आती है कि आप इसको वेयर भी कर सकते हैं और किसी इवेंट के ऊपर, किसी गज़ल नाइट पे तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत कलर्स की रिफ्लेक्शन और वो नज़र आई तो वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक था, या उसको हम सिल्क कह सकते हैं। तो ये दो फैब्रिक जो थे, मैंने फिर इनको फाइनल किया, फिर इनको मैं लेके चला, तो बाद में फिर ये मार्केट में अगर आप कहें जो मैं सेल भी करता हूँ, या जिस तरह आपने बताया कि आईएससी ने मुझे इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मेरे काम को पसंद किया, तो वो फिर एक रेडी टू मार्केट, रेडी टू वेयर एक प्रोडक्ट बनी ऑर्गेन्जा और सिल्क के। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अवैस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कैलीग्राफी इज अ difficult medium in terms of it has a lot of cultural preservation, a lot of history linked to how Quran was written earlier, क्योंकि हम पाकिस्तानी की लाइफ में अरबिक कुरान के थ्रू आई है। Arabic is not our basic language, our any kind of international national language. तो हम जब हरूफ को देखते हैं और वो सारी जो खताती लिंक्ड है अरबिक की, तो उसकी बहुत ज़्यादा होली सिग्निफिकेंस चली जाती है। फिर आपने उसमें इनोवेशन भी लेके आनी है, so this becomes a very difficult job and you put forward one thing into the next. तो इसको आप मैनेज कैसे करते हैं? Let's say if you are doing any innovation in your work, so how do you still keep the essence of the sacred and divine ability of Arabic language that is connected to us, हमारी cultural preservation से और हमारे religious preservation से, जो हमारा एक emotion linked है, beliefs linked है, और फिर उसी में आप जब innovation ला रहे हैं तो वो एक difference जो audience के लिए भी आता है और हमारे visual ability के लिए भी एक difference आता है। अगर हम कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से वो कुरानी खताती के साथ हमें लिंक करते हैं और किस तरह से उसकी एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, तो इसके अंदर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। जो एक ख़त सुलस है या नसख है, इसके अंदर जो हम आज के दौर में कुरान पाक देखते हैं, जिसको ख़त अरबी भी बोला जाता है, तो इस वक्त के हिसाब से तो वो हमारे पास इसकी विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में बनती है। तो अगर हम इसको, जब कुरान पाक आया दुनिया में, तो उस वक्त ये स्टार्ट हुआ बगदाद के अंदर ख़त कूफ़ी। तो ख़त कूफ़ी में उस वक्त ये कुरान पाक लिखा जा रहा था। तो वक्त के साथ साथ फिर ये फ़ॉन्ट के साथ तब्दील होता गया। हाँ, जो अभी सारी प्रिजर्वेशंस भी हैं वो ये बादशाही मस्जिद जी में और जी डिफरेंट म्यूजियम्स में, तो वो एक हमारा नेचुरल। जी, इवन कि आप देखें कि आज के दौर में भी फ़तेह कूफ़ी की जा रही है। अगर आप यूएई में देखें, शेख ज़ायद मॉस्क की अगर आप बात करें, तो उसके अंदर जो कैलीग्राफी हुई हुई है, वो सारी फ़तेह कूफ़ी में हुई हुई है। और इवन अगर हम जैसे यहाँ इस मॉस्क में बैठे हुए हैं, बहरिया मॉस्क में, यहाँ पे भी अभी मैंने देखा है कि आर्किटेक्चरल कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं, तो वो ख़त सुलस के अंदर की गई है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और इवन इसमें कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप जो है ना किसी एक ही फ़ॉन्ट के अंदर रह के काम करें। अगर आप ख़त नस्तालीक में कुरान पाक लिखना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और इवन इस चीज़ की अहमियत को भी समझना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते। वो अगर किसी भी बात को कैलीग्राफी में जो ख़त सुलस में लिखा हुआ है या ख़त अरबी में लिखा हुआ है, वो किसी भी बात को वो कुरान पाक से जोड़ देते हैं कि ये शायद कुरान पाक लिखा हुआ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मैं इस बात के ऊपर ज़ोर देना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि वो लिखा हुआ क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त नस्तालीक में कुरान पाक लिखा हुआ है, तो क्या वो कुरान पाक नहीं है? क्या वो एक उर्दू की कोई कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हमें इस चीज़ को रीडिंग करनी चाहिए कि लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ क्या है, हाँ जी, बिल्कुल, जो और एक वो वाकया भी हुआ था वाक़या इसी। भी हुआ था लाहौर के अंदर ही। तो उसके अंदर ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डिज़ाइनर्स हैं, वो अगर कोई कुर्ता डिज़ाइन कर रहे हैं कैलीग्राफी का, तो सबसे पहले तो वो कलर पैलेट का ख्याल रखें। क्योंकि मैं एज़ ए कैलीग्राफी आर्टिस्ट, फैब्रिक आर्टिस्ट, तो मैंने जब ये वाक़या देखा तो मैंने ये इस चीज़ को
अंडरस्टैंड किया कि कलर पैलेट इज़ मोर मोर इम्पोर्टेंट, कि हम्म आप फिर किस एरिया में जा रहे हैं वो एक ड्रेस पहन के, ये भी हम्म आप देखें। हम्म तो जिस तरह से आपने एक शॉल पहनी हुई है तो ये इसके अंदर एक बेस कलर है और हम्म एक जिसके अंदर ये काम हुआ हुआ है सारा, हम्म इकबाल की पोइट्री लिखी हुई है। हम्म तो आप ये देखें कि किस तरह से वो हो रहा है। अगर इसमें मल्टी कलर्स डाल देंगे तो ये एक अजीब सा विजुअल्स हम्म क्रिएट करेगा। तो लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट एस्थेटिक्स ना। वैसे अब या जो जेन जी का काम है आप उनको देखें जी तो वो कलर्स में और कलर पैलेट्स में इस तरह का या दे आर गोइंग सो अक्रॉस द रूल्स एंड अक्रॉस द बोर्ड दैट देयर इज नो रूल इन कलर। हाँ आप कुछ भी स्प्लैशिंग इज द रूल नाउ। सो आई थिंक के मोर देन कलर्स मेरा आपका सही है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। and I think more than colors there could be some अवेयरनेस लिंक टू इट। क्योंकि एक कलर से आप किसी चीज़ को सेक्रेड या किसी या चीज़ को कंटेम्प्रेरी या किसी चीज़ को इनोवेटिव कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द अवेयरनेस ऑफ बट इट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम्म अवेयरनेस होनी चाहिए। जितना अवेयरनेस होगी तभी हमें पता हाँ लगेगा कि कि लिखा हुआ क्या है। अगर एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे ही नहीं और पढ़ेंगे ही हम नहीं तो किसी भी लिखी हुई हाँ चीज़ को कुरान पाक से जोड़ जोड़ देंगे तो वो देंगे। फिर इस तरह के बिल्कुल। वाकयात फिर सामने मेरा आएंगे। अगला सवाल इसी बात पे आपसे लिंक्ड है कि अगर हम कैलीग्राफिक शॉल्स पहन रहे हैं या हम कोई आपका पीस कंसिडर कर रहे हैं या whoever is buying it, is it important to consider the spiritual significance of it, or otherwise भी आप just as a fashion piece, just as a signature article? इसके अंदर हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। हम्म आप अगर इसको एज ए फैशन पहनना चाहते हैं हम्म तो आप इस तरह का डिज़ाइन पहने जिसको आप एज ए फैशन देख सकते हम्म हैं। अगर आपने स्पिरिचुअली इसको कनेक्ट करना है तो वो उसकी तहरीर के ऊपर डिपेंड करता है हम्म कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है। हम्म तो ये दोनों तरह से हो सकता है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कैलीग्राफी कोई शर्ट जैकेट या कोई शॉल हम्म पहन रहे हैं तो उसका जो उसके ऊपर काम हुआ हुआ है वो सिर्फ खत सुलस या नसख में ही हो। आप हम्म मॉडर्न कैलीग्राफी कर लें, उसका हम्म कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसको हम्म किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो उसमें कोई इशू भी नहीं हो क्रिएट हो सकता मेरे ख्याल से। या आप कोई हम्म नस्तालीक का कोई इस तरह का पैटर्न बना लें जिसके अंदर मसले मसाइल पैदा ना हो। तो मैं बिल्कुल। तो इस तरह से देखता हूँ कि मॉडर्न कैलीग्राफी के ऊपर भी अगर उसमें अगर आप कलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें कोई हम्म इशू नहीं है, तो आप सही। वो कर सकते हैं। हम्म वैसे तो इसके अलावा खत दीवानी भी है हम्म और बेशुमार हमारे पास खत हम्म हैं जिसके ऊपर काम हो सही। रहा है और बिल्कुल। हिस्टोरिक भी इनकी एक ट्रू ट्रू मौजूद है। एग्जैक्टली। अब वैसे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने कहाँ कहाँ अभी तक अपना काम प्रेजेंट किया है, कहाँ डिस्प्ले हुआ है, और डू यू गिव वर्कशॉप्स एज वेल ऑफ टीचिंग कैलीग्राफी एंड टीचिंग टेक्सटाइल मटेरियल इन कैलीग्राफीज? अगर हम एग्जीबिशंस की बात करें तो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन एट हम्म आईयूसी तो मैंने एक सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो वो वो भी माह रमज़ान का ही मंथ, हॉली अच्छा। मंथ। वेरी तो नाइस। उसमें पे हम रोज़े के साथ ही ट्रैवलिंग और वो सारा कुछ, जबरदस्त। तो वो एक मेमोरेबल हमारा जर्नी था। तो उधर ही मैंने एक अपना आर्ट वर्क जो है ना डिस्प्ले किया था। तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी वहाँ पे, उनके वाइस हम्म चांसलर और सारा कुछ। तो उसके बाद फिर आईएससी आर्ट गैलरी में मेरा काम हम्म काफ़ी दफ़ा डिस्प्ले हो चुका है। और इसके अलावा अ, एक दो और जगहों पे, प्राइवेट हम्म जगहों पे मेरा डिस्प्ले हो चुका है काम। हम्म तो अभी तक चल रहा है। और हम्म जो आपने बात की कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो चुका है काम, तो वो डिफरेंट जगहों पे इसका आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट के साथ हम लिंक हैं। हम्म तो उसमें जितने भी गेस्ट आते हैं तो वो इंस्टीट्यूट जो है ना मुझे मौका देता है कि मैं अपना आर्ट वर्क उनको प्रेजेंट कर सकूं। वेरी नाइस। तो स्पेशली बस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ कहाँ आपका काम जो लगा है अभी तक आपने बताया, आपकी एग्जीबिशंस में डिस्प्ले हुआ है, व्हाट इज योर गोल कि मेरा काम यहाँ प्रेजेंट हो? कहाँ देखते हैं कि अगर हाँ जी, अगर इसके गोल्स की बात करें तो इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर हम्म जो अरब कंट्रीज़ हैं, मेरा बहुत एक बड़ा ख्वाब है कि मैं वहाँ पे अपना काम डिस्प्ले करूँ। हम्म जैसे कि मैंने कुछ म्यूज़ियम्स का भी इंतखाब हम्म किया हुआ है जिसमें
इत्रा म्यूजियम सऊदी अरब है, हम्म, और नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है एक, हम्म, और ओमान के अंदर भी हम्म, एक म्यूजियम है वहाँ पे, और वर्ल्ड आर्ट दुबई के टाइटल हम्म, से एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है बिल्कुल। दुबई के अंदर। तो मैं तो अभी मौका तलाश कर रहा हूँ कि मेरा किसी तरह से कोई मैं वहाँ पे अपना चलिए। काम डिस्प्ले कर सकूँ, और मैंने कुछ स्टार्ट भी किया है, राब्ते भी किए हैं। हम्म, तो देखें, वेरी जैसे ही कोई नाइस। मुझे अल्लाह पाक मौका देगा तो मैं जरूर, इंशाल्लाह जरूर, इन बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर अपना काम डिस्प्ले करूँगा। बिल्कुल ठीक। वी विल ऑल से आमीन टू हिम ऑन थैंक दिस यू। कि अल्लाह ताला आपको तमाम मौके दे। आर्ट बाग भी इंशाल्लाह। जो आर्टिस्ट के लिए रोल प्ले करता है वो इसी चीज़ के लिए कि टुमारो दिस वीडियो ऑफ अस एंड आवर कॉन्वर्सेशन will go in some international mediums, some national mediums, and your work would be renowned. And we work on people जो इंडिविजुअल सोल आर्टिस्ट हैं, और हम उनकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, हम उनकी सेल्फ रिकग्निशन के ऊपर बात करते हैं। वैसे भी हमारे साथ इसी तरह ही एक आर्टिस्ट हैं जो अ, अपना एक फन लेकर आए हैं इस आर्ट हब में, एक आर्ट सर्कल में, और आर्ट बाग इनको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू। ही वुड बी ऑलवेज द फेस ऑफ आर्ट बाग इंशाल्लाह, एंड वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाय पीपल लाइक अवैस हु आर वेरी क्रिएटिव, हु वर्क विद ऑल देयर हार्ट आउट। और बहुत इस तरह के और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो अभी इमर्जिंग आर्टिस्ट बन रहे हैं, इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, अपना खुद का काम करके उसके साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च करें। वैसे आपसे जो जूनियर लोग हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एज ए स्टूडेंट जब मैं काम कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब आप पैशनेट होते हैं ना, हम्म, एक आपके अंदर जोश होता है कि आपने एक काम करना है, हम्म, जिसकी वजह से आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिट हम्म, होते हैं, और वो एक आप चीज़ उसको, जो भी आप बैचलर हम्म, टेक्सटाइल है, इंटीरियर है, फाइन आर्ट्स है, कुछ भी आप उसको चूज़ करते हैं, तो हम्म, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है, आप ऐसे नहीं कहीं चले जाते। तो हम्म, आपको फिर जाके इंस्टीट्यूट में अपने आप को फोकस रहना चाहिए कि हम्म, हम क्यों हैं इस काम में, क्यों इस फील्ड में हैं। तो आपको उसके अंदर काम करना चाहिए, हम्म, ना कि इधर उधर की चीज़ों में आप मगन हो जाएं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि मैंने जितना भी अपने आप को हमेशा कहा है कि आप मैंने अपने आप को इस काम के अंदर फोकस रखा है, हम्म, देन ही फिर मैंने किसी जगह पे पहुंचा हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं निकाल सका हूँ, और देन फिर मुझे कोई रिकग्नाइजेशन मिली है। हम्म, तो मैं तो यही कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, आने वालों के लिए, कि जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर आ जाएं तो आप उसी में फोकस रहें, अपना काम करें। और आजकल तो इतना आसान हो गया है ये सब कुछ कि आप डिजिटली कनेक्ट हैं हम्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो बिल्कुल। आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जितने भी आर्टिस्ट हैं हम्म, उनके साथ आप लिंक हो जाते हैं, एक क्लिक के ऊपर आप फॉलो करते हैं और उनका काम बिल्कुल। आपके सामने होता है। हम्म, तो ट्रू। आप इनके साथ कनेक्ट रहें और उनको देखें कि आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट है वो किस तरह से लिंक कर रहा है आज हम्म, के दौर के हिसाब से, किस तरह से आप काम कर सकते हैं और मार्केट में आ सकते हैं। तो आपके पास तो सोर्स ही इतना ज़्यादा है कि हम्म, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपने आप को आप इस तरह से फिर मैनेज करें, काम हम्म, करते जाएं, और देखें फिर किस तरह से इंशाल्लाह आप मार्केट के अंदर धूम मचा दें। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू। बहुत ही अच्छा message है for all the young people who are seeing inspiration in this podcast. And I think that is so true. Focus, hard work are two main goals, two main keys to any result and any सक्सेस। destination, any success. So I think focus is really really important. और बहुत अच्छा लगा वैस आपके साथ बैठकर बात करके, हवा चल रही है, हमें बहुत मजा आया। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट आवरसेल्व्स इन द कॉन्वर्सेशन, एंड सिंस हम आके रैंडमली एक दिन यहाँ बैठ गए हैं, तो हमने आतिफ असलम की तरह मॉस्क को पूरा कंटेन नहीं किया। दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ सर्कुलेशन अराउंड अस, बट इट हैज़ बीन अ वेरी प्लेयरेबल जर्नी यहाँ पर बैठकर बात करना, एंड आई ट्रूली फेल्ट कनेक्टेड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो फाइनली मच अवैस। थैंक यू हाँ, सो मच, आपने मुझे मोस्ट मौका वेलकम। दिया कि मैं आपकी आर्ट बाग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके मैंने बात की, मुझे यू आर बहुत मोस्ट अच्छा लगा। वेलकम। और इंशाल्लाह दुआ है कि आपका जर्नी भी सक्सेसफुल रहे, थैंक और यू। इसी तरह आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। थैंक आमीन। यू सो थैंक मच। यू सो मच। ओके जी, हैव अ वेरी गुड रमजान एंड अ वेरी गुड ईद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।